हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स लॉ करने के बाद, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ करने के बाद अब हम आगे आ गए हैं उनको आगे यूज़ करने के लिए। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि साइंटिस्ट का नेम था, 1843 में उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड तैयार किया और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सर्किट बनाया, एक नेटवर्क बनाया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में उन्होंने क्या किया? 4 रेजिस्टर्स को कंबाइन किया और उन 4 रेजिस्टर्स में जनरली 3 की वैल्यू आपको गिवन होती है और एक 4th अननोन की वैल्यू आपको निकालनी होती है। यानी कि वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ गिवन नोन रेजिस्टेंसेस। जो गिवन है हमारे पास, उनकी बेस पे, उनकी टर्म्स में हमें अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। ब्रिज का नाम इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पर बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर कोई ब्रिज फिजिकली कहीं पे बनाया जाता है तो उसको बैलेंस करने पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन में ब्रिज बनाया जा रहा है और वो बैलेंस नहीं है अगर, तो उसकी लाइफ जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और ध्यान दिया गया इसलिए कि बैलेंसिंग पे ही फोकस किया जाए। तो यहाँ पर भी हमने अनबैलेंस और बैलेंस कंडीशन पे डिस्कस करना है। पहले हम लिख लेते हैं कि एक्चुअलिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो देख लीजिए, अ नेटवर्क विद 4 रेजिस्टर्स, अ नेटवर्क विद 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S। 4 रेजिस्टेंस आपने मान लिए P, Q, R, S, अरेंज्ड विद अ, जिन्हें अरेंज किया गया है, अरेंज्ड विद अ सेल ऑफ EMF E, एक ऐसे सेल के साथ जिसकी EMF E है, एंड अ गैल्वेनोमीटर G। एक सेल है EMF जिसकी E है और एक गैल्वेनोमीटर G है। उस नेटवर्क को हमने क्या कहा? इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया। कर क्या रहे हम यहाँ पर? ये अरेंजमेंट किस लिए यूज किया जा रहा है? दिस अरेंजमेंट इज यूज, जो प्रिंसिपल है इसका, this arrangement is used to find out unknown resistance। एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस सर्किट को यूज करते हैं इन द टर्म ऑफ अदर 3 नोन रेजिस्टर्स, इन द टर्म ऑफ other 3 known resistance। ये है हमारे पास डेफिनेशन। लगा लीजिए आप, व्हीटस्टोन ब्रिज की जो थ्योरी है वो यही है। अब हम वो अरेंजमेंट ड्रॉ करके दिखाते हैं जो अरेंजमेंट जो है व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने बनाया था। ध्यान से देखिएगा। ये 4 रेजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा गया जिनमें 3 की वैल्यू पता होगी और 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इनको नाम दे देते हैं, ये P, Q, R, S। यहाँ जोड़ा गया है गैल्वेनोमीटर G, ये गैल्वेनोमीटर G, और इस पूरे
कॉम्बिनेशन को एक सेल या जिसकी ईएमएफ ई है उस सेल से जोड़ा गया है। यहां से करंट निकलेगा आई। नेमिंग भी कर देते हैं हम इनकी, इजी रहेगा हमारे लिए। ये ए बी सी और डी ये जंक्शन है, चार। ये आई करंट यहां से निकला, यहां तक क्या रहेगा, आई ही रहेगा। लेकिन यहां से ये डिवाइड होगा, यहां जाएगा I1, आई का कुछ पार्ट हम मान लेते हैं, और जो बाकी बच गया उसको नाम दे दिया हमने I2। जहां आपको क्लियर रहे कि I2 जनरली है क्या, I2 I में से I1 जो है वो है। टोटल I में से जितना इधर गया, जो बाकी बचा वो इधर आया, उसको हमने नाम दे दिया I2। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट आ रहा है, आगे दो रास्ते हैं, दोनों में जाएगा। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला करंट IG है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो इस ब्रांच में फिर कितना आएगा, इस ब्रांच में आएगा I1 माइनस IG। सिंपल सी बात है कि यहाँ से I1 आ रहा है, आगे दो रास्तों में डिवाइड होना है। एक रास्ते का करंट आपने IG मान लिया, तो दूसरे में I1 माइनस IG हो जाएगा। ये IG यहाँ आ रहा है, ये I2 यहाँ आ रहा है, दोनों करंट, ये भी IG और ये I2 यहाँ आके मिलेंगे। तीसरे रास्ते से बाहर जाएंगे तो दोनों ऐड होके निकलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा I2 प्लस IG। यहाँ फिर ये आपस में कंबाइन होंगे, IG प्लस का IG माइनस का कट जाएगा, I1 प्लस I2 होगा जो किसके इक्वल होगा, I के, और फाइनली I सर्किट में वापस आ जाएगा। अब ये चीजें उनको समझ में आएंगी जिन्होंने किरचॉफ लॉ से रिलेटेड जो है हमारे लास्ट वीडियो देखी थी। अदरवाइज बिल्कुल नई चीज है, दूसरों के सिर के ऊपर से जाएगी। आपको किरचॉफ लॉ के वोल्टेज जो रूल था वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं चीजों को। अब सर्किट डायग्राम कंप्लीट है, आपके सामने है, लेकिन शुरू करने से पहले इसका डेरिवेशन, वही दो कंडीशन जो हमने डिस्कस की कि एक बैलेंस और दूसरी अनबैलेंस। अनबैलेंस कब कहेंगे इसको, देखो अनबैलेंस्ड तब बोला जाता है, कब, when current through galvanometer is not zero, that is Ig not equal to zero। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो नहीं होगा, Ig की वैल्यू नहीं जीरो होगी, तो उसको अनबैलेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से पोटेंशियल एट बी अनइक्वल हो जाता है एट सी के कंपैरिजन में। दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं होता। देखो बैलेंस का मीनिंग ये है कि अगर पुल को यहाँ इस पॉइंट पे रखा गया है तो दूसरी साइड भी सेम लेवल के पॉइंट पे रखा जाए। जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पे है, अगर उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पे आ जाता है, यहाँ पे डी पॉइंट लिखना है, डी है नीचे, तो हम ये मान के चलेंगे कि पोटेंशियल जो है वो क्या है, सेम है, तो ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये करंट जीरो नहीं है तो जितना करंट यहाँ था, जितना करंट यहाँ तक आया, जितना पोटेंशियल यहाँ था, उस पोटेंशियल का कुछ अमाउंट कम हो गया होगा इस करंट को फ्लो कराने में। पोटेंशियल लगता है करंट फ्लो होने में, या क्लियर है। तो VB पे जितना पोटेंशियल था उसमें से कुछ अमाउंट लग गया इसको कम कराने में। जबकि यहाँ से तो कोई करंट कम हुआ नहीं इस पॉइंट पे, तो यहाँ तो कहीं करंट भेजा नहीं अभी तक। अभी हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, इसकी आगे की बात नहीं कर रहे। तो B ने यहाँ करंट फ्लो करा दिया, पर D ने तो कराया नहीं, तो D का पोटेंशियल तो सेम था, लेकिन B का क्या हो गया, कम। तो ब्रिज अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस तब कहेंगे जब Ig की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो यानी कि पोटेंशियल भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो फिर इसको बैलेंस कब बोला जाएगा, बैलेंस तब कहेंगे when current through galvanometer is
जब गैल्वेनोमीटर में से करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। दैट इज IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर कोई करंट यहाँ आई नहीं रहा तो जितना पोटेंशियल V पे है उतना ही क्या रहेगा, D पे रहेगा। तो पोटेंशियल VB किसके इक्वल हो जाएगा, VD के। तो ये है आपके पास बैलेंस कंडीशन। तो हम पुल को डिस्कस करेंगे, ब्रिज को डिस्कस करेंगे किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। तो इनडायरेक्टली हम क्या लेके चलेंगे कि जहां भी IG आएगा हमें उसको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो बच्चों को क्लियर नहीं होती, वो ये कि यहाँ पर इनडायरेक्टली 5 रेजिस्टर्स हैं। 4 तो आपने ये बोला है PQRS, जो गैल्वेनोमीटर है वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है क्या, अ डिवाइस विच जस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो सिर्फ आपको ये बताता है कि करंट है या नहीं है, मेजर नहीं करता। जब मेजर नहीं करता तो हम पूरा अमाउंट इसमें से करंट का फ्लो नहीं होने देते। इसके अंदर रजिस्टर ही लगे हुए हैं जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, सिर्फ ये पता लगाते हैं करंट है या फिर नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को भी आप जैसे PQRS ले रहे हो तो G जहां हम यूज करेंगे तो वहां पे भी आपको इसको रजिस्टर की तरह यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करके कि है क्या चीज। ये देखिए कैसे वो रिलेशन निकालेंगे जिसकी हेल्प से आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सको। देखो दो लूप यहां पर हम लेंगे, ABDA BCDB, दो लूप यहां पर हम लेने वाले हैं। पहले लूप की बात करते हैं, इन लूप ABDA, ABDA आपको पता है कि आपने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। A से आप शुरू हुए, अगर आप A से शुरू हुए हो तो देखिए A से हम D तक जा रहे हैं तो हमारे साथ जो करंट की डायरेक्शन है वो I2 की है, सेम डायरेक्शन है तो दोस्त रहेगा हमारा, हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, R के साथ, क्योंकि सेकंड रूल हमने लगाना है। यहाँ पर आप लिख भी लीजिए कि अप्लाई KVL। KVL शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, और KCL है किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ पर हम लगा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस लूप में A से आप पहले D तक जा रहे हो तो करंट I2 सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव रहेगा। R के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा I2R। फिर आप इस तरफ मुड़ गए, ऐसे आप तो इस तरफ जा रहे हो लेकिन IG आपके सामने से आ रहा है तो दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको माइनस साइन में लेके चलेंगे। और G भी आपको अभी बताया रजिस्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो I की मल्टीप्लाई किसके साथ, G के साथ, लेकिन माइनस साइन IG G। फिर आप वापस गए, इस तरफ मुड़ चुके हैं आप। जब रिटर्न हो रहे हैं तो I1 आपको सामने से टकरा रहा है, सामने से टकरा रहा है तो आप उसको अगेन माइनस का लोगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, P के साथ, माइनस I1P। और किरचॉफ लॉ कहता है कि ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अब देखिए एज बैलेंस कंडीशन के लिए आपको पता है IG की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये टर्म तो क्या हो गई, 0। तो आपके पास क्या बचा, I2R माइनस I1P इक्वल्स टू 0, तो I2R इज इक्वल्स टू I1P। तो यहां से आप रेशो निकाल लीजिए, P बाय R किसके इक्वल आ गया, I2 बाय I1। R को इस तरफ लेके I1 को इधर ले आए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सेकंड लूप देखते हैं, इन लूप BCDB लूप देखिए। अगेन इस लूप में भी हमने ऐसे ही चलना है एंटी क्लॉकवाइज। B से D की तरफ जा रहे हैं तो IG करंट है जो हमारी सेम डायरेक्शन में, वो भी इस तरफ है, हम भी इस तरफ जा रहे हैं D की तरफ, तो पॉजिटिव रहेगा IG किसके साथ मल्टीप्लाई, G के साथ। फिर हम इस तरफ चले तो ये करंट जो है वो हमारी सेम डायरेक्शन में चल रहा है,
और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, s के साथ, तो प्लस ig i2 प्लस ig किसके साथ, s के साथ। आगे हम चले c से b की तरफ, तो ये हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और मल्टीप्लाई किसके साथ, q के साथ, तो माइनस i1 माइनस ig इंटू q किसके इक्वल, 0 के इक्वल हो जाएगा आपके पास। अगेन एज ig किसके इक्वल, 0, तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो सिर्फ क्या रह गया, और ये भी 0 हो गई। तो यहाँ रह गया s की मल्टीप्लाई i2 के साथ और यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई माइनस i1 की मल्टीप्लाई q के साथ, ये आ गया 0। अगेन i2s इक्वल्स टू i1q और यहाँ पे i2 अपॉन में i1 किया है तो i2 अपॉन में i1 q बाय s, ये इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दें तो एक साइड इन दोनों की इक्वल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिंपल बनाने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, q बाय s इस तरफ लिख लेते और i2 बाय i1 ऐसे लिख लेते, ताकि हम ये कह देते कि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करके लिख रहे हैं हम, देखिए क्या आएगा, p बाय r q बाय s। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, उसका भी हम रीजन बताएंगे क्यों। s q को इधर ले आइए, r को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा p बाय q r बाय s। ये है वो फाइनल कंडीशन जो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपको 3 रेजिस्टर्स गिवन होंगे p, q और r, जो निकालना होगा वो s की पोजीशन पे होगा, तो s आपको फाइंड आउट करना है। r को हम यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं s के अकॉर्डिंग। और p और q जो कि अपोजिट होते हैं, इनको साइड रेशो बोला जाता है, रेशो आर्म बोला जाता है, जो फिक्स करते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। p और q की वैल्यू हमेशा फिक्स, इसलिए इनको एक सेम रेशो में लिया है। r वेरिएबल होता है, आप चेंज कर सकते हो सर्किट के अंदर वैल्यू, और s वो होता है जिसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइनल रिलेशन आया। अगर इसमें से 3 की वैल्यू पता हो तो आप चौथे की बड़ी इजीली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला व्हीटस्टोन ने 1843 में दिया, जिससे आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर अननोन जो है वो s है, ये याद रहे आप। तो ये था हमारे पास, बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर किसी ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रखा है अच्छे से, तो सिर्फ आपको लूप बना के इक्वेशन बैलेंस करनी थी। लेकिन अगर आपने किरचॉफ लॉ अभी नहीं किए तो आपके लिए फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा और नहीं समझ में आएगा। तो आपको पहले केवीएल लॉ करने हैं, उसके बाद आपको लूप्स लेके इक्वेशन बनानी है। तो ये था हमारा आज का काम, व्हीटस्टोन ब्रिज।